नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर किए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डीयू ने कैंपस में गतिविधियों को लेकर लिया बड़ा फैसला। परिसर में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक। परिसर में सार्वजनिक सभाओं रैलियों पर लगाई गई रोक। अश्विनी वैष्णव का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कड़ा रुख। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मेटा या एक्स पर शिकंजा। देश के कानूनों के अनुरूप करना होगा काम। शिंदे पर गीत से बड़ा विवाद मामला। विशेषाधिकार हनन मामले में पूछताछ शुरू। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा जांच कमेटी के सामने बोले, मैं सुरक्षित हूं। जलगांव में प्रिंसिपल पर मारपीट का आरोप। सुसाइड नोट में गंभीर खुलासा। परिजनों का हंगामा, केस दर्ज। रोहित पवार की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय राउत ने सरकार पर उठाए सवाल। ब्लैक बॉक्स जलने का दावा, रहस्य गहराया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कैंपस में गतिविधियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगले 1 महीने तक परिसर में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी है। ये निर्णय हाल ही में नॉर्थ दिल्ली के मॉरिस नगर इलाके में छात्र समूहों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद लिया गया, जिसे कानून व्यवस्था के लिहाज से गंभीर माना गया। 17 फरवरी से प्रभावी इस आदेश के तहत नारेबाजी, धरना, मार्च या किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधि की अनुमति अब नहीं मिलेगी। अगर उससे यातायात या सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका हो तो वो अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है, जिस अधिसूचना में पुलिस प्रशासन की सलाह का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि अनियंत्रित भीड़ या जमावड़ा या ट्रैफिक अगर कोई बाधित करता है और सुरक्षा जोखिम पैदा करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी आधार पर एहतियातन ये प्रतिबंध लगाया गया है, जो 1 महीने तक लागू रहेगा या स्थिति सामान्य होने पर पहले भी वापस लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये जो कदम है 13 और 14 फरवरी को आर्ट्स फैकल्टी क्षेत्र, साथ ही साथ मॉरिस नगर थाने के बाहर जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद उठाया गया है। ये जो प्रदर्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित इक्विटी रेगुलेशंस 2026 यानी यूजीसी के विरोध में आयोजित किया गया था। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसरों में जाति आधारित भेदभाव को कम करना और समानता सुनिश्चित करना बताया गया। हालांकि इन प्रावधानों को लेकर अलग अलग छात्र संगठनों के बीच मतभेद उभर आए, जो बाद में टकराव का रूप ले चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह प्रतिबंध किसी विचारधारा या समूह विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल और केवल परिसर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अस्थायी कदम है। वहीं छात्र संगठनों के बीच इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब सामने आनी शुरू हो गई है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर इंडिया एआई इम्पैक्ट आयोजित किया गया। ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, भारत में संचालित होने वाला हर डिजिटल मंच, उसमें चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, मेटा हो या एक्स हो, उसे देश के कानूनों और संविधान के अनुरूप ही काम करना होगा। A given that any country which any company which operates must operate within the constitutional framework of the country in which it is operating. So whether it is Netflix or YouTube or Meta or X, they must all operate within the legal framework and the Constitution of India. That's very clear. It has to be, it's a global norm. All multinationals understand this. And बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई से। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा मुंबई स्थित महाराष्ट्र विधान भवन पहुंचे, जहां उनके खिलाफ चल रहे विशेषाधिकार हनन मामले को लेकर सुनवाई हुई। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बनाए गए एक गाने को लेकर कामरा को नोटिस जारी किया गया था। इस मामले की बात की जाए तो मुंबई के खार पुलिस थाने में उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया गया है। इसी मामले की सुनवाई के लिए कामरा विधान भवन पहुंचे थे। इस दौरान विधिमंडल विशेषाधिकार समिति की बैठक में उनसे शिंदे पर गाए गए गीत को लेकर सवाल जवाब किए गए। विधान भवन पहुंचने पर पत्रकारों ने जब कामरा से पूछा कि क्या वो मुंबई में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि जिस समय कामरा ने मुंबई के एक स्टूडियो में ये गाना गाया था, उस दौरान सुषमा अंधारे ने भी उनका समर्थन किया था और यही वजह रही कि इस मामले में सुषमा अंधारे भी उनके साथ विधान भवन पहुंची थी। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 मार्च को तय की गई है। आज नहीं हो पाया हियरिंग, सुनवाई नहीं हो पाई कोई रीज़न से, शायद बहुत कुछ चल रहा होगा शहर में। तो ठीक है, जब वापस बुलाएंगे तब भी आ जाएंगे। अब अनऑफिशियली 10 मार्च बोला गया है, तो 10 मार्च भी आ जाएंगे। ठीक है। आपने ठेस पहुंचाई विधिमंडल की गरिमा? मेरे लगने नहीं लगने से कुछ नहीं होता है। जो भी उनके आरोप है उसके बारे में जब मेरे पास आरोप आएंगे मैं उसके बारे में अपना आंसर दे दूंगा। महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक फार्मेसी छात्र ने कथित तौर पर कॉलेज प्रिंसिपल की मारपीट और बेइज्जती से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र ने सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के बोडवाड़ के किसान परिवार से जुड़े फार्मेसी छात्र श्याम प्रभाकर पाटिल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को वो अपने कमरे में अकेला था, तभी शाम के समय उसने ये कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी हैंडराइटिंग में लिखा सुसाइड नोट जब्त किया। छात्र की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुसाइड नोट में छात्र ने कॉलेज प्रिंसिपल योगेश पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने लिखा कि बिना किसी गलती के सभी टीचरों और दोस्तों के सामने उसे पीवीसी पाइप से पीटा गया और गालियां दी गई। छात्र ने बताया कि वो दोस्तों के बीच झगड़ा शांत कराने गया था, लेकिन कार्यवाही दूसरे छात्र पर नहीं हुई बल्कि उसे ही सजा दे दी गई। नोट में उसने लिखा, मुझे पता है कि टीचर मारते हैं, लेकिन इतना नहीं। लेटर के आखिर में उसने अपने दोस्त के नाम भावुक संदेश भी लिखा। शुरुआत में पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया था, लेकिन मृतक के पिता प्रभाकर पाटिल की शिकायत के बाद रामानंद नगर पुलिस स्टेशन में प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है। मामले पर पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र कुंजल का बयान भी सामने आया है। श्याम प्रभाकर पाटील, वय वर्ष 20, राहणार कुऱ्हा काकोडा मुक्ताईनगर, तो गुलाबराव देवकर फार्मसी कॉलेजमध्ये दुसऱ्या वर्षाला शिकत होता। 15 फेब्रुवारी शनिवारी कॉलेजच्या आवारामध्ये 2 मुलांमध्ये भांडण चालू होतं। ते भांडण सोडवायला श्याम प्रभाकर पाटील गेला होता त्या ठिकाणी। तर त्या मुलांनी या मुलाला मारहाण केली, कॉलर पकडली आणि मारहाण केली। तर ही गोष्ट जेव्हा प्रिन्सिपलला कळाली, आता ते प्रिन्सिपल आहेत योगेश दगडू पवार, हे प्रिन्सिपल आहेत त्या ठिकाणी। त्यांना कळाल्यानंतर त्यांनी या मुलाला त्या ठिकाणी बोलून घेतलं आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांसमोर आणि बाकीच्या सगळ्या टीचर्ससमोर त्याला त्या ठिकाणी मारहाण केली, त्याला अपशब्द वापरले, त्याला शिवीगाळ केली आणि या मारहाणीमुळं आणि अपमानास्पद वागणुकीमुळं सदर मुलाने आपल्या राहत्या हॉस्टेलमध्ये पंख्याला गळफास घेतलेला आहे। त्यावरून अकस्मात दाखल आहे। त्याचप्रमाणे आत्महत्यास प्रवृत्त केले म्हणून गुलाबराव देवकर कॉलेजचे जे प्रिन्सिपल आहेत योगेश दगडू पवार यांच्या विरुद्ध रामानगर पुलिस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर आक्रोश जताया। परिवार ने साफ कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा और गिरफ्तारी नहीं होगी, वो शव अपने कब्जे में नहीं लेंगे। इस दौरान अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया। क्लासमेट्स ने भी आरोप लगाया कि प्रिंसिपल की कथित प्रताड़ना के कारण एक होनहार छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के मामले में एक नई जानकारी अब सामने आई है। इस मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। रोहित पवार का सवाल है, वहीं संजय राउत के कई दावे हैं और सुनील तटकरे का बयान है। देखिए रिपोर्ट। शरद गुट के नेता रोहित पवार ने इस पूरे मामले में नई शंकाएं जाहिर की है।
रोहित पवार का कहना है कि राजनीतिक मुद्दों से ज्यादा उनके लिए अजीत पवार के प्लेन क्रैश की निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण है। वहीं इस मुद्दे पर शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत ने कहा कि अगर परिवार को सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है तो उन्हें निजी एजेंसी से समानांतर जांच कराने का पूरा अधिकार है। संजय राउत ने हादसे से जुड़े कई रहस्यमय तथ्यों का जिक्र करते हुए कहा कि फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल जाने की बात बेहद गंभीर है। उनके मुताबिक दुनिया में बड़े से बड़े विमान हादसों के बाद भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित मिलता रहता है, लेकिन इस मामले में इसके नष्ट होने का दावा कई सवाल खड़े करता है। बात ऐसी है कि रोहित पवार उस फैमिली के महत्वपूर्ण सदस्य है। वो विधानसभा के मेंबर है, उनको ज्यादा समझ है टेक्निकल बातों में, वो रिसर्च भी अच्छा कर लेते हैं। अगर उनके परिवार के मन में कुछ शंकाएं है तो उनको पूरा अधिकार है, और सरकार जो जांच कर रही है उनके ऊपर अगर परिवार का विश्वास नहीं है तो अलग से जांच प्राइवेट एजेंसी से कर सकते हैं। जिस तरह से रहस्यमय तथ्य सामने आ रहे हैं अजीत पवार जी के एक्सीडेंट के बारे में, वो बहुत गंभीर बातें हैं। जैसे ब्लैक बॉक्स जल गया, इतिहास में इतने अपघात मैंने देखे पूरे विश्व में, वो एक्सीडेंट या साजिश कैसे हुई ये ब्लैक बॉक्स बताता है। ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग होती है, और ब्लैक बॉक्स कभी जला है ऐसा मुझे मालूम नहीं। 20-20 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले हैं एक्सीडेंट के, 20 साल 50 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले। लेकिन अजीत पवार के फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गया है, जल गया है, तो कैसा हो सकता है? ये मुद्दा अगर रोहित पवार जी ने सामने लाया है तो ये गंभीर मुद्दा है, और पवार फैमिली उसकी समांतर जांच करना चाहते हैं तो करनी चाहिए। वहीं अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने कहा कि ब्लैक बॉक्स का जलना और उसे विदेश भेजे जाने जैसे मुद्दे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और फिलहाल पूरा ध्यान सिर्फ हादसे की सच्चाई सामने लाने पर है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास कई सबूत मौजूद हैं, मगर वो अभी सिर्फ जांच से जुड़े मुद्दों पर ही बात करेंगे। अब इस मामले में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें टिकी है, जहां इस रहस्यमय हादसे को लेकर नए खुलासे हो सकते हैं। पण विषय एवढाच आहे की आज ऍक्सिडेंट झाला कसा, ब्लॅक बॉक्स जळला आणि तो आता भारताच्या बाहेर पाठवला जातोय, हे जे काही विषय आहेत ते आमच्यासाठी महत्वाचे आहेत. त्यामुळे अनेक लोक म्हणतायत की विलिनीकरणाबद्दल तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेणार होतो, त्याचं काय झालं? आमच्यासाठी विलिनीकरण आणि राजकारण हे दुय्यम आहे. आज कशाची कुठल्या गोष्टीचं महत्व आहे हे दादांच्या बाबतीत प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन होणं हे आमच्यासाठी महत्वाचं आहे. त्याच्यामुळेच आम्ही फक्त त्या विषयावर फोकस करून आहोत. कुठली माहिती आपल्याकडे आली आहे? तुमच्यासोबत काय नेमकी चर्चा झाली होती? कारण जर अजित पवारांची महाविकास आघाडी इच्छा असेल तर प्रामुख्यानं सध्या जे विरोध करतायत त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही एनडीए सोबत होतो, अजित पवारांचं हे म्हणणं होतं. हे सत्य तर तुम्ही कसं करता? मी हेच तुम्हाला सांगतोय की आता विषय कुठला महत्वाचा आहे तर ऍक्सिडेंटचा महत्वाचा आहे. आज आम्ही विलिनीकरणावर चर्चा करू शकतो, आम्ही बैठका घेऊ शकतो, आम्ही तिथं प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन तुमच्या सर्वांसमोर आणू शकतो. आमच्याकडे सगळे पुरावे आहेत. आमच्याकडे अख्खा फोन भरून त्याच्यात मेसेजेस, व्हिडिओ पासून पार त्याच्यामध्ये फोनवर काय बोलणं झालं हे सगळी गोष्टी आहेत. पण आम्ही त्याच्यावर त्या ठिकाणी आता तरी काय बोलणार नाही. वहीं इस पूरे मामले को लेकर सुनील तटकरे से सीएम फडणवीस की मुलाकात को लेकर सुनील तटकरे ने क्या कहा, ये भी आपको सुनना चाहिए। सुनील तटकरे का बयान सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची मी, आमच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्लभाई, ज्येष्ठ मंत्री हसन मुश्रीफ आणि पार्थ पवार आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेतली आणि दादांचा जो अपघाती मृत्यू झाला या संदर्भामध्ये आम्ही त्यांना एक निवेदन दिलं. या संबंध प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी त्या ठिकाणी करावी असं मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही निवेदन त्या ठिकाणी दिलं. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं की उद्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्याकडे राज्य सरकारच्याकडनं या संदर्भामध्ये पत्रव्यवहार केला जाईल आणि ही सगळी चौकशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सीबीआयच्या मार्फत जी काही करू इच्छित आहे त्या संदर्भात त्यांच्याकडनं मुख्यमंत्री या नात्याने पावलं उचलली जाणार आहे. एक चर्चा अशी आहे की सीबीआय पेक्षा सुद्धा की त्यांच्याशी संबंधित जी यंत्रणा आहे, कारण हवाई उड्डाण संबंधित त्या यंत्रणेने प्रामुख्याने चौकशी केली पाहिजे. प्रसंगी
जगभरामध्ये ज्या काही बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपन्या आहेत संस्था या संदर्भात त्यांची मदत घ्यावी असं काही आपण सजेशन दिलं. एक तर नक्कीच आहे, वारंवार आम्ही या बाबतीमध्ये बोलत आलो. ज्या दिवशी दुर्दैवी घटना घडली त्या दिवशीच त्या खात्याचे केंद्रीय मंत्री नायडूजी आज तिथे होते, मुरलीधर मोहोळजी सुद्धा होते. त्याच्यामुळे एक स्वायत्त संस्था अशा पद्धतीच्या दुर्दैवी विमान अपघाताच्या संदर्भात भारत सरकारने यापूर्वी नेमलेली आहे. त्या स्वायत्त यंत्रणेने तपास त्या ठिकाणी सुरू केल्याचं त्यांनी त्या ठिकाणी घोषित केलं. एक तरफ विपक्ष साजिश का शक जता रहा है, दूसरी तरफ अजीत गुट भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है. ऐसे में अजीत पवार के विमान हादसे की जांच अब राजनीतिक रंग ले चुकी है. वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें टिकी हैं कि प्लेन क्रैश को लेकर रोहित पवार क्या नए खुलासे करते हैं. मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट. बिहार विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर चल रही चर्चा उस वक्त तीखी हो गई जब अब्दुल बारी सिद्दीकी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बीच जोरदार नोकझोंक देखने को मिली. बहस के बाद राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले बेहद खराब स्थिति में थी और उसे पटरी पर लाने में समय लगेगा. उन्होंने कहा तुरंत अमेरिका जैसी सुविधा बिहार में नहीं हो सकती. मंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि जिन लोगों को 15 साल शासन का मौका मिला उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपेक्षित काम नहीं किया, जिसका परिणाम अब सामने है. उनका जो प्रश्न है, लेकिन अगर आप देखिएगा स्वास्थ्य का एक एक व्यक्ति को देखिए ना. अब्दुल बारी सिद्दीकी जी क्या कहते हैं हाउस के अंदर, हाउस के बाहर क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन टोटल 700 आदमी का फुटफॉल था हमारे पूरे बिहार के अस्पतालों में, जितने भी अस्पताल थे मात्र 700 पर डे, और आज 11,000 है. तो डेटा है ना. अब ये लोग चाहते हैं कि हम अमेरिका जैसी व्यवस्था कर दें, तो आप 15 साल तो गड्ढा में डाल दिए बिहार को. अगर आप कुछ काम किए होते उससे हम उसको आगे ले जाते. आप तो हमको, आपने तो कोई काम किया नहीं, तो हमको तो पूरा स्क्रैच से शुरू करना पड़ा. अगर आप कुछ व्यवस्थित रखते सिस्टम को तो हम उसको आगे और लेके जाते. आप 7,000 पर कैपिटा इनकम पर था बिहार, जिस समय कि पूरा हिंदुस्तान लगभग 1 लाख पर कैपिटा इनकम पर था. सोच लिए डिफरेंस क्या था. अगर इसको आप 50,000 ले जाते, 70,000 ले जाते, तो आज हमको उसको 2 लाख ले जाने में दिक्कत नहीं होती. बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष के एक विधायक के द्वारा सवाल ये उठाया गया कि बिहार में शराबबंदी है इसलिए रेवेन्यू कम आ रहा है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक दल के नेता अख्तर उल इमाम ने कहा कि मैं मुबारकबाद उन सत्ता पक्ष वालों को देना चाहता हूं जिनकी नींद देर से ही सही पर खुली तो सही. पहले जब शराब बिकती थी तो सरकार को फायदा होता था और आज सरकार को फायदा ना होकर बीच में अधिकारियों को फायदा हो रहा है. तो आप लोग नहीं मानते हैं. मैं मुबारकबाद देता हूं सत्ता पक्ष के उन लोगों को कि कम से कम देर से ही सच तो बोला उन्होंने कम से कम. अरे यहाँ पर सिर्फ नोटिफिकेशन है शराबबंदी का, और सारा मामला तो यहाँ शराब का चलन बढ़ गया है. और इससे बड़ा घाटा हुआ कि पहले अगर शराब को सरकारी तौर पर बेचने का आदेश था तो कम से कम उसका रेवेन्यू सरकार को आता था, लेकिन अब तो सब इनका माफिया और पुलिस वाले ठेकेदार करके कर रहे हैं. और सरकार का संरक्षण अगर नहीं मिले तो शराब घर में पहुंचाया जा सके क्या. तो शराबबंदी करके सरकार शराब के व्यवसायियों को संरक्षण दे रही है और शराबबंदी कहीं नहीं है. लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि शराबबंदी का कानून लागू रहना चाहिए. और उससे खतरनाक मामला जो आया है चरस का, अफ्यून का, जो ड्राई नशे के सामान हैं, उससे नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है. और सत्ते के नशे में सरकार है और ये चाहती है कि नई पीढ़ी के बच्चे पढ़े लिखे नहीं वो भी नशे का शिकार हो जाएं. ये सरकार मुजरिम है. मैं समझता हूं विगत 10 वर्षों में नशे का जितना आदि हमारी नई नस्ल के बच्चे हुए हैं, 12-14 साल के बच्चे हुए हैं. हम आपको बता रहे हैं ठाकुरगंज में, हमारे जिला किशनगंज में 16 साल के एक बच्चे ने नशे का आदी होकर स्मैक का आदी, और माता पिता दोनों का मर्डर उसने कर दिया. अभी विगत दिनों में हमारे रौटा थाना में वहां पर एक 23 साल बच्चे ने स्मैक पीकर वहां दूध पीते बच्चों को भेजा निकाल दिया मारकर. इतना सारा हो रहा है मर्डर, और उसके बावजूद भी ये सरकार पीठ थपथपा रही है. ये सरकार निकम्मी है, ये फिसड्डी सरकार है. ये कहीं न कहीं से बिहार के भविष्य को रासातल में पहुंचाने जा रही है. सर आज जेडीयू के 80% नेताओं ने
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साल 2024 में दर्ज एक आतंकवाद से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के घर पर छापेमारी की है। अधिकारियों के मुताबिक यह कार्यवाही नजीर अहमद भट्ट के आवास पर की गई, जहां टीम ने तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेजों और अन्य संदिग्ध सामग्री की जांच की। एजेंसी की माने तो यह कार्यवाही चल रही जांच का हिस्सा है और फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस समय जोरदार हंगामा देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा ने जम्मू क्षेत्र में जम्मू विकास प्राधिकरण की जमीन पर कश्मीरियों द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल चल रहा था और प्रश्नकाल समाप्त होते ही कांग्रेस के विधायक इरफान हफीज लोन और चौधरी इफ्तिकार ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद के साथ मिलकर रंधावा के खिलाफ पोस्टर लहराए और उन पर खुद भूमि कब्जाने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। कुछ ही देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायक भी विरोध में शामिल हो गए और बाहू क्षेत्र से विधायक रंधावा से माफी की मांग करने लगे। इस दौरान जम्मू उत्तर से भाजपा विधायक श्यामलाल शर्मा ने रंधावा का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा, मुद्दे को व्यक्तिगत रंग दिया जा रहा है और विधायक को अपनी बात साफ तौर पर रखने का अवसर मिलना चाहिए। शर्मा ने यह भी बताया कि लिखित जवाब के अनुसार कश्मीर घाटी में 3.27 लाख कनाल और जम्मू में 14.49 लाख कनाल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण दर्ज है, जिसे उन्होंने गंभीर विषय बताया। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ने कहा कि उन्हें रंधावा से स्पष्टीकरण नहीं बल्कि माफी चाहिए। बहस के दौरान शर्मा ने कांग्रेस विधायक पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, जिसका जवाब देते हुए इरफान हफीज लोन ने कहा कि सब जानते हैं कश्मीरियों के हित में आखिरकार वास्तव में कौन खड़ा है और कौन नहीं। तस्वीर देखिए। सर, जो मैंने बात कही, मैंने कहा जेडीए पूरा रकबा बताए कि किसके कब्जे में है। मुझे बैठे मेहरबानी करके आप बैठिए ना, क्या सुनूंगा मैं, कितना सुनूंगा मैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ढाका में नई बांग्लादेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने एक्स पर समारोह में शामिल होने की खुशी व्यक्त की और बांग्लादेश के लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र बनने की कोशिशों में भारत के समर्थन का संदेश दिया। मुलाकात के दौरान बिरला ने रहमान को पद ग्रहण करने की बधाई दी, उन्हें भारत आने का न्योता दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र सौंपा। दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश के लोगों के कल्याण के लिए सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाने की आशा व्यक्त की है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने बताया कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं भेजी है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जन केंद्रित सहयोग पर भरोसा जताया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।